अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम श्योर कि आप सब लोग फुटबॉल के जब वर्ल्ड कप है उसको बड़े गौर से देख रहे होंगे, बड़ी एक्साइटमेंट के साथ देख रहे होंगे और बहुत से लोग मायूस भी हुए होंगे कि मिस्र के साथ क्या हुआ है और कई ऐसी जगह जहां पे फाउल किया गया है और फिर अमेरिका का इसमें किरदार क्या है। दोस्तों, फुटबॉल को तो ब्यूटीफुल गेम कहा जाता है, खूबसूरत खेल, क्योंकि ये दुनिया को जोड़ता है। लेकिन 2026 का वर्ल्ड कप जो जोड़ने की बजाय तोड़ने वाला वर्ल्ड कप साबित हुआ। एक ऐसा वर्ल्ड कप जिसे माहिरीन एक्सक्लूजन का वर्ल्ड कप कह रहे हैं, यानी सबको शामिल करने की बजाय सबको बाहर निकालने वाला। और इसकी मेजबानी किसने की? अमेरिका ने। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा मैच जिसमें बहुत बड़े लेवल की रिगिंग होती है। दोस्तों, अमेरिकी सदर ने एक फुटबॉल मैच की खातिर अपनी ही इमेज का बेड़ा गर्क कर दिया और सबसे दर्दनाक उस टीम के साथ सलूक जिसके मुल्क पे उसी मेजबान ने जंग थोपी हुई है। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन, आगाज करते हैं उस मैच से जो सबसे ज्यादा मुतनाज़े रहा है। 7 जुलाई 2026, राउंड ऑफ 16, अर्जेंटीना बमुकाबला इजिप्ट। होता क्या है और जो हुआ उससे पूरी मुस्लिम दुनिया को गुस्से में डाल दिया है। पहले समझिए कि मैच में क्या हुआ। इजिप्ट 2-0 से आगे था, जो कि कमाल है। 2 शानदार गोल किए थे, यासिर इब्राहिम और मुस्तफा जीको ने 2 गोल्स किए थे। इजिप्ट जीत की तरफ बढ़ रहा था। एक छोटा मुल्क, एक फुटबॉल की बड़ी ताकत अर्जेंटीना को हरा रहा था, जो कि बहुत कम तारीख में देखने को मिलता है। लेकिन फिर अर्जेंटीना ने 3-2 से कम बैक किया। क्रिस्टियानो रोमेरो और लायनल मेसी और एंजो फर्नांडिस ने इस पर जो है अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन असल कहानी स्कोर में नहीं है, असल कहानी उन 2 फैसलों में है जिन्होंने इजिप्ट का दिल तोड़ के रख दिया। दोस्तों, पहला फैसला, इजिप्ट का दूसरा गोल मुस्तफा जीको का VAR से मंसूख कर दिया गया। और VAR है क्या? बेसिकली VAR का मतलब है वीडियो असिस्टेंट रेफरी, यानी एक ऐसा निज़ाम जहां कुछ रेफरी वीडियो स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं और देख रहे होते हैं। जब मैदान में कोई मुश्किल फैसला हो तो फिर ये वीडियो में दोबारा देखकर मैदान के रेफरी को बताते हैं। मकसद ये था कि इंसानी गलतियां कम हो, इंसाफ जो है वो सबको मिले। लेकिन इस मैच में VAR खुद सवालों के घेरे में आ गया। जीको के गोल से पहले कहा गया कि मैच के शुरू में मरवान अतिया ने लिजांड्रो पे फाउल किया था। लेकिन दोस्तों, माहिरीन कहते हैं राबता बहुत हल्का था, कांटेक्ट बहुत लूज था, गोल से बहुत दूर था और VAR ने ओवरस्टेप किया है, यानी अपनी हद से तजावुज किया है। दोस्तों, यानी एक हल्का सा राबता जो गोल से दूर और वक्त में भी पहले हुआ है, उसकी बिना पे एक जायज गोल छीन लिया गया। अब आते हैं दूसरे फैसले के ऊपर। एंजो, उसके विनर गोल से पहले इजिप्ट ने दावा किया कि हामदी फतेह की शर्ट खींची गई थी। शर्ट खींचना फुटबॉल में फाउल होता है और इस पे पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, लेकिन VAR ने इस वाक़े को चेक तक नहीं किया। दोस्तों, अब हैरान हो जाएंगे कि किस कदर बायसनेस, किस कदर जानिबदारी नजर आ रही थी। अब सोचिए, एक तरफ एक हल्के से राब्ते पे इजिप्ट का गोल मंसूख हो जाता है, दूसरी जानब एक वाज़ेह शर्ट पुलिंग है जो चेक तक नहीं की जा रही। एक ही मैच में एक ही टीम के खिलाफ दोनों मुख्तलिफ फैसले आते हैं। दोस्तों, और इसके बाद क्या होता है? इजिप्ट फट पड़ता है। यहाँ पे इजिप्शियन कोच है हुसाम हसन, उन्होंने कहा कि हमने इंसाफ या फेयर प्ले नहीं देखा, पेनल्टी मुस्तरद कर दी गई। दूसरा वाकया, VAR से चेक नहीं किया गया, दूसरा गोल बगैर वजह मंसूख हुआ, रेफरी इंसाफ पसंद नहीं था, कौम की मेहनत जाया कर दी गई। उसके अल्फाज है। और फिर वो जुमला जिसने सबको चौंका कर रख दिया, वो कहता है कप जो है फुटबॉल का वर्ल्ड कप अर्जेंटीना की तरफ डायरेक्टेड है, यानी फीफा मुसर है, फीफा जिद पे है कि उसने हर हालत में अर्जेंटीना को कप देना है। शायद वो मेसी को टूर्नामेंट में रखना चाहते हैं मार्केटिंग पर्पसेस के लिए। ये कोच के अल्फाज हैं, यानी इजिप्ट का कोच खुलेआम कह रहा है कि ये मैच पहले से तय था और इसकी वजह एक ही शख्स है, वो है मेसी। अब समझिए, मेसी जो है वो दुनिया का सबसे मशहूर फुटबॉलर है। उनका होना टीवी की रेटिंग बढ़ाता है, स्पॉन्सर्स को खुश करता है। इजिप्ट का इल्ज़ाम यह है कि फीफा मेसी को टूर्नामेंट में जितना मुमकिन हो रखना चाहती थी और इसके लिए इजिप्ट जैसी छोटी टीम को कुर्बान किया गया, कुर्बानी का बकरा बनाया गया। प्लेयर मुस्तफा जीको ने भी कहा है कि रेफरी ने हमारी मेहनत बर्बाद कर दी है, कप अर्जेंटीना के लिए है। और इजिप्शियन फेडरेशन ने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने फ्रेंच रेफरी
फ्रैंकोइस लेटिक्सिर, मैं शायद नाम सही ले रहा हूं उसका, उसके खिलाफ फीफा में ऑफिशियल शिकायत दर्ज कराई है और मुतालबा किया कि उन्हें टूर्नामेंट से निकाल दिया जाए और मैच के आखिर में इजिप्ट के खिलाड़ियों और स्टाफ को कार्ड्स दिए गए। एक स्टाफ मेंबर को रेड कार्ड दिया गया। ये वो मंजर था जहां एक छोटी टीम इंसाफ मांगते मांगते थक गई थी दोस्तों। और अब मैं आपको लेके आता हूं कि फीफा के अंदर पहली बार किस तरह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि सियासत सिर्फ VAR के अंदर है तो रुकिए, क्योंकि अब यहां पे असल सियासत आती है सीधा व्हाइट हाउस से। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फीफा के सदर गियानी इन्फेंटिनो को फोन किया है, और किस लिए किया आप जान के हैरान हो जाएंगे। अमेरिकन खिलाड़ी हैं फ्लोरिन, उसको बोस्निया के खिलाफ मैच में रेड कार्ड मिल गया था। रेड कार्ड का मतलब है कि खिलाड़ी मैदान से बाहर है और अगले मैच से भी वो महरूम है, नहीं खेल सकता। इस रेड कार्ड की वजह से बोलोगन बेल्जियम के खिलाफ राउंड्स ऑफ 16 मैच से बाहर हो जाता। लेकिन ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने इन्फेंटिनो को फोन किया और कहा कि इस सजा का जायजा लिया जाए। ट्रंप ने सिर्फ इतना कहा कि इसको रिवाइज करो, और होता क्या है, ट्रंप ने कहा कि उसे लगा कि यह फाउल नहीं था। अब सोचिए खेल में कैसे सियासत घुसा दी कि ट्रंप कह रहे कि मुझे लगा कि फाउल नहीं था, आपका रेड कार्ड देना नहीं बनता। तो पता है क्या हुआ, फीफा की डिसिप्लिनरी कमेटी ने बोलोगन की एक मैच की सजा मुअत्तल कर दी है। अच्छा, हो सकता है मैं इसका नाम गलत ले रहा हूं, प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। बोलोगन है कि ब्लोजन है मुझे नहीं पता, इतना मैं फुटबॉल इतने फॉलो नहीं करता, लेकिन मैंने रिसर्च किया सिर्फ इस वीडियो के लिए। अब सोचिए एक मुल्क का सदर एक फुटबॉलर की सजा माफ करवाने के लिए फीफा के सदर को फोन करता है और फीफा मान भी जाता है। इस पे बवाल मच गया। बेल्जियम और UEFA दोनों ने एतराज किया, कहा यह एक सियासी मुदाखलत है और इसमें कोई शक भी नहीं है, और फीफा की आज़ादी पर सवालिया निशान डाल दिया। ट्रंप ने बाद में सफाई दी कि उन्होंने सिर्फ जायजा मांगा था, नतीजा तय नहीं किया था। लेकिन नतीजा निकला क्या, जो है उस अमेरिकन खिलाड़ी को मैच खेलने की इजाजत मिल गई दोस्तों। और इससे एक बहुत गहरी बात सामने आती है कि जब एक सदर एक खिलाड़ी के लिए फोन करता है तो काम हो जाता है, बट वो सदर जो है वो अमेरिका का सदर होना चाहिए। और जब एक छोटी टीम मिस्र इंसाफ के लिए चीखती है तो कोई नहीं सुनता। वैसे यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात है, उस फोन के बावजूद अमेरिका बेल्जियम से हार भी गया था। यानी सियासत तो चली लेकिन जीत ना दिला सकी दोस्तों। अब इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा मैं आपके सामने लेके आता हूं। वो टीम जिस पे मुल्क पे उसकी मेजबान ने यानी अमेरिका ने, जहां पे वर्ल्ड कप हो रहा है, उसने जंग थोपी थी। समझिए पूरी कहानी। ईरान ने मार्च में वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। उस वक्त किसी ने सोचा नहीं था कि उनकी शिरकत वीज़ा पे अटकी होगी, लेकिन 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, और उसी मुल्क ने जो ईरान पे बॉम्ब गिरा रहा था उस वर्ल्ड कप की मेज़बानी भी करना थी जिसमें ईरान खेल रहा था। ये तारीख में पहली बार हुआ है कि एक मेज़बान मुल्क एक शरीक मुल्क से जंग में था और फिर वो खेल भी रहा था। और फिर वो हुआ जो शर्मनाक था। ईरान का जो ट्रेनिंग बेस है वो टूसॉन एरिजोना से हटाकर उसको मैक्सिको भेज दिया गया, एक और मुल्क में। ईरान की टीम के टिकट्स जो हर मुल्क को अपने फैंस के लिए मिलते हैं वो टूर्नामेंट शुरू होने से 2 दिन पहले छीन लिए गए। ईरान की फेडरेशन ने कहा कि यह दिखाता है कि अमेरिका ने ईरानी फैंस को स्टेडियम में आने से रोकने के लिए पूरा प्लान किया था। ईरान की जो कोचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के कई अफराद को वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक कम से कम 15 ईरानी ऑफिशियल्स और स्टाफ को वीज़ा नहीं मिला। इनमें ईरानी फुटबॉल फेडरेशन का सदर मेहदी ताज भी शामिल था। और सिर्फ ईरान नहीं दोस्तों, सोमालिया के रेफरी उमर अरतान को पहला सोमाली रेफरी बनाने वाला था, जो वो बनने वाले थे जो वर्ल्ड कप में मैच करवाता, पहला सोमाली रेफरी। उस मियामी एयरपोर्ट पर उसको जो है वो धक्के देके रोका गया, धक्के देके, और वापस इस्तांबुल भेज दिया गया, हालांकि उसके पास जायज अमेरिकन वीजा था। इराक का स्टार प्लेयर है एमन हुसैन और टीम का फोटोग्राफर, उन्हें शिकागो के एयरपोर्ट पे 7 घंटे रोककर पूछताछ की गई। ये सोचिए, एक खेल जिसे दुनिया को जोड़ने वाला कहा जाता है उसमें मुल्कों के खिलाड़ी एयरपोर्टों पे घंटों रुल रहे हैं, और ईरानी टीम एक ऐसा काम कर गई जो दिल को छू गया दोस्तों। नाइजीरिया के खिलाफ एक मैच से पहले ईरान के खिलाड़ी हैं मिलाद मोहम्मदी और अली रजा और मेहदी तरीमी और भी लोग हैं। उन्होंने हाथ में स्कूल बैग्स लेकर वो मैदान में आए। उफ, क्या चपेट लगाई उन्होंने।
ये स्कूल बैग्स मिनाब ईरान के उस गर्ल स्कूल बॉम्बिंग के शहीद बच्चियों के याद में जो है वो, उन बच्चों की याद में वो स्कूल बैग्स से वो उस स्टेडियम में लेकर आए वहां पे और शर्म दिलाई उन्होंने तमाम अमरीकियों को। एक टीम जो अपने मुल्क के शहीद बच्चों को इस तरह याद कर रही है, उसी टीम के साथ मेजबान ने क्या सलूक किया, मैंने पूरी की पूरी कहानी आपके सामने रख दी दोस्तों। और ये सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है, ये हर आम फुटबॉलर फैन की कहानी है। फीफा ने इस बार पहली बार डायनामिक प्राइसिंग इस्तेमाल की है। डायनामिक प्राइसिंग होती क्या है समझिए। जैसे जैसे किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे उसकी कीमत खुद ब खुद बढ़ती जाती है। जैसे जैसे बारिश में छतरी की कीमत जो बढ़ जाती है या ईद पे जो है वो हलवाई की कीमत बढ़ जाती है, फीफा ने यही काम टिकटों पर लागू किया। ग्रुप स्टेज के टिकट 21 से $223 के थे, ठीक है, लेकिन फाइनल जो टिकट है पता कितने का था? आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों, $6,000 से लेके $11,000 तक, और रीसेल पे कुछ तो $20 लाख पे पहुंच गए थे दोस्तों। अब सोचिए एक फुटबॉल मैच का जो टिकट है $20 लाख। हालांकि अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको की बिड में वादा किया गया था कि फाइनल का टिकट ज्यादा से ज्यादा $1,500 का होगा, ज्यादा से ज्यादा। वो वादा पूरा नहीं किया गया। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के अटॉर्नी जनरल्स ने तहकीकात शुरू की, फीफा पे इल्जाम लगाया, मसनूई तौर पे कीमतें बढ़ाने का इल्जाम लगा और फैंस को गुमराह करने का इल्जाम लगा। और नतीजा, कुछ मैचों में सीटें खाली रह गई थी क्योंकि फैंस जो है वो इतनी कीमत अदा ही नहीं कर सकते, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते दोस्तों। यहां तक कि खुद ट्रंप ने जब सुना कि टिकट कितने की है तो उसने अल्फाज से उसके कि मैं भी इतनी कीमत अदा नहीं करूंगा। जब एक मुल्क का सदर खुद कह रहा है कि टिकट बहुत महंगा है तो समझ जाइए कि आम आदमी के लिए ये खेल कितना उसकी पहुंच से दूर हो गया होगा। और अब जरा पूरी तस्वीर को जोड़िए, ये सिर्फ चंद वाकयात नहीं थे, ये एक पूरा नमूना था, एक पैटर्न था। प्रोफेसर जूल्स बॉयकॉफ जो एक साबिक प्रोफेशनल फुटबॉलर भी हैं और एक किताब के मुसन्निफ भी हैं, उन्होंने कहा कि मैं 2026 वर्ल्ड कप को एक बहुत बड़ा तजाद समझता हूं। एक तरफ इसमें पहले से ज्यादा टीमें हैं, दूसरी जानिब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज की वजह से ये शमूलियत की बजाय एक्सक्लूजन का वर्ल्ड कप लगता है, यानी सबको शामिल करने की बजाय सबको बाहर निकालने वाला वर्ल्ड कप। और ये सिर्फ उनकी राय नहीं है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 39 मुल्कों के शहरियों पे सफरी पाबंदी लगाई। इसमें 4 वर्ल्ड कप की टीमें और भी थी, हैटी, ईरान, आइवरी कोस्ट और सेनेगल। इन मुल्कों के आम फैंस अपनी टीम का मैच देखने अमेरिका नहीं आ सकते और स्टेडियम्स में आइस यानी अमेरिका की जो इमिग्रेशन फोर्स की मौजूदगी है उसने फैंस में खौफ पैदा कर दिया। यहां तक कि जर्मनी और कनाडा जैसे मुल्कों के फैंस भी नहीं आ पाए। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका नहीं आएंगे इस डर से कहीं के इमिग्रेशन जो एजेंट है उन्हें उठाकर ना ले जाएं दोस्तों। अब इस सब का नतीजा देखें क्या निकला। अमेरिकन होटल एसोसिएशन की अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक 11 अमेरिकन मेजबान शहरों में 80% होटल्स ने कहा कि उनकी बुकिंग्स तवक्को से कम है। फीफा ने $40 अरब के मुनाफे का ख्वाब देखा था, वो ख्वाब टूट गया। ये सोचिए, एक खेल जो दुनिया को जोड़ने आया था उसके मेज़बान ने उसकी रूह को ही मार के रख दिया। और अल जज़ीरा से बात करते हुए एक साउथ अफ्रीकन फ़ैन जो है बायरन पिल्ले ने कहा कि वो इस पूरे वर्ल्ड कप का निचोड़ देता है। फुटबॉल को द ब्यूटीफुल गेम इसलिए कहा जाता है कि ये लोगों को जोड़ता है, लेकिन इस जादू पे यकीन करना मुश्किल है जब मैदान के बाहर सियासत और जंग की बातें हों, ख़ास तौर पे जब मेज़बानों में से एक उसकी जंग का मरकज़ हो। तो दोस्तों ये आपने जान लिया कि किस तरह से इस वर्ल्ड कप के खिलाफ या इस वर्ल्ड कप को हथियार बनाया गया। अमेरिका को पहली बार मेज़बानी मिली वर्ल्ड कप की और उसने उस वर्ल्ड कप का नक्शा ही बिगाड़ के रख दिया। उसने इतनी खूबसूरत गेम का बेड़ा ही गर्क करके रख दिया। दोस्तों इस पे आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। और हाँ, अगर आप मुझसे फेसबुक पे लाइव बात करना चाहते हैं, वहाँ मैं लाइव आता हूँ और हम कॉल्स लेते हैं, तो दोस्तों आपने सिर्फ और सिर्फ इसको जो है वो फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।